हिंदी कहानी है पार्ट 2। मंडला मर्डर्स, बिहार के भयानक रहस्य। बिहार के नवादा जिले में स्थित एक छोटा सा गांव बैरवा। यह गांव अपनी हरियाली और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। रात के सन्नाटे में दूर से आने वाली चीखें, जानवरों का बेकाबू हो जाना और सबसे भयानक गांव के बाहरी छोर पर बने एक प्राचीन मंदिर के पास मिलने वाले मृत शरीर। नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये शरीर सामान्य नहीं थे, उन पर अजीबोगरीब जटिल मंडलों के निशान खुदे होते थे, जैसे किसी ने उन्हें बड़ी सावधानी से उकेरा हो। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। गांव वाले डरे हुए थे। शाम ढलते ही घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे और लोग अपने बच्चों को बाहर निकलने से मना कर देते थे। बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया था कि यह गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया है, जो इन मंडलों के जरिए अपने शिकार को चुन रही है। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आरुष आता है। वह दिल्ली से आया था इन रहस्यमय हत्याओं पर रिपोर्टिंग करने के लिए। आरुष एक तर्कवादी था जो भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि इन घटनाओं के पीछे कोई मानव अपराधी है। गांव में पहुंचकर आरुष ने सबसे पहले उस प्राचीन मंदिर का दौरा किया। मंदिर सदियों पुराना था और उसकी दीवारों पर भी मंडलों के धुंधले निशान थे। पुजारी ने बताया कि यह मंदिर एक प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ है, जहां सदियों पहले कुछ रहस्यमय अनुष्ठान किए जाते थे। उनका कहना था कि कुछ अनुष्ठानों में जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को धुंधला करने के लिए मंडलों का उपयोग किया जाता था। आरुष ने गांव के लोगों से बात करना शुरू किया। उसे पता चला कि गांव के कुछ लोग, खासकर वे जो पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते थे, इन मंडलों को एक बुरी आत्मा से जोड़ रहे थे जिसे मांडलिक कहा जाता था। उनका मानना था कि मांडलिक उन लोगों को चुनता है जो किसी अनुष्ठान को अधूरा छोड़ देते हैं या किसी पवित्र स्थान का अपमान करते हैं। एक रात आरुष अपनी रिसर्च कर रहा था जब उसे गांव के बाहर से एक चीख सुनाई दी। वह तुरंत उस दिशा में भागा और उसने देखा कि एक और मृत शरीर मंदिर के पास पड़ा था। उस पर भी वही भयानक मंडल खुदा हुआ था। इस बार मंडल कुछ ज्यादा गहरा और जटिल था। आरुष ने देखा कि मृतक के हाथ में एक छोटा सा मुड़ा हुआ ताबीज था। ताबीज पर एक अधूरा मंडल बना हुआ था। आरुष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने उस ताबीज को ध्यान से देखा और उसे लगा कि यह किसी प्राचीन भाषा में लिखे गए मंत्र का एक हिस्सा हो सकता है। उसने एक स्थानीय भाषाविद से संपर्क किया, जिसने ताबीज पर लिखे गए शब्दों का अनुवाद किया। वे शब्द कुछ इस प्रकार थे: जब मंडल अधूरा रहेगा तो आत्मा भटकती रहेगी। यह बात आरुष को एक नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर गई। उसने सोचा कि क्या यह हत्यारा किसी पुराने अनुष्ठान को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, या क्या कोई अधूरी आत्मा इन मंडलों के जरिए अपने आप को व्यक्त कर रही है। आरुष ने गांव के इतिहास में और गहराई से खोजबीन की। उसे पता चला कि सदियों पहले इसी मंदिर में एक तांत्रिक अनुष्ठान किया गया था, जिसका उद्देश्य जीवन और मृत्यु के बीच की खाई को पाटना था। लेकिन वह अनुष्ठान किसी कारण से अधूरा रह गया था। तब से गांव में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रही थीं, लेकिन वे इतनी भयानक कभी नहीं हुई थीं। आरुष ने एक बुजुर्ग गांव वाले से बात की, जो पुरानी लोक कथाओं का ज्ञाता था। उन्होंने बताया कि सदियों पहले एक तांत्रिक था, जिसका नाम रुद्र था। रुद्र जीवन मृत्यु के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहा था और उसने एक विशेष मंडल बनाया था, जिससे वह आत्माओं को नियंत्रित कर सके। लेकिन अनुष्ठान के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वह मंडल अधूरा रह गया और रुद्र की आत्मा उसी मंडल में फंस गई। लोक कथा के अनुसार रुद्र की आत्मा अब उन लोगों की तलाश में है जो उस अधूरे मंडल को पूरा कर सकें, या वे जो उसके मार्ग में आते हैं। जैसे जैसे आरुष सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, उसे अजीब अजीब अनुभव होने लगे। उसे रात में मंदिर से आने वाली फुसफुसाहट सुनाई देती थी और कभी कभी उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने देखा कि गांव के कुछ लोग, जो पहले बहुत शांत थे, अब अजीब व्यवहार कर रहे थे। एक रात आरुष ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। उसने देखा कि गांव का सरपंच
जो हमेशा शांत और भला आदमी लगता था, रात में मंदिर की ओर जा रहा था। आरुष ने उसका पीछा किया और उसने देखा कि सरपंच मंदिर में कुछ अजीब अनुष्ठान कर रहा था। सरपंच के हाथों पर भी वही मंडल के निशान थे जो मृतकों के शरीर पर थे। आरुष समझ गया कि सरपंच ही हत्यारा था, लेकिन वह क्यों कर रहा था? आरुष ने उसे चुनौती दी और सरपंच ने अपनी कहानी बताई। सरपंच ने बताया कि उसके परिवार पर एक प्राचीन श्राप था और उस श्राप से मुक्ति पाने का एकमात्र तरीका उस अधूरे अनुष्ठान को पूरा करना था जिसे रुद्र ने शुरू किया था। सरपंच का मानना था कि उन लोगों की हत्या करके और उन पर मंडल बनाकर वह रुद्र की आत्मा को शांत कर सकता था और श्राप से मुक्ति पा सकता था। उसने सोचा था कि उन मंडलों के जरिए वह उन आत्माओं को भी मुक्त कर रहा था जो रुद्र के मंडल में फंसी हुई थी। आरुष को यह सुनकर बहुत धक्का लगा। सरपंच अपने ही परिवार को बचाने के लिए मासूमों की बलि दे रहा था। आरुष ने सरपंच को रोकने की कोशिश की, लेकिन सरपंच, जो अब पूरी तरह से पागल हो चुका था, ने उस पर हमला कर दिया। एक भयानक संघर्ष हुआ। आरुष ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया और अंत में किसी तरह उसने सरपंच को काबू कर लिया। पुलिस को बुलाया गया और सरपंच को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन आरुष को अभी भी रात में मंदिर से आने वाली फुसफुसाहट सुनाई देती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे रुद्र की आत्मा अभी भी मंदिर में है और उस अधूरे मंडल के पूरा होने का इंतजार कर रही है। आरुष को यह भी एहसास हुआ कि सरपंच ने जो किया वह केवल श्राप से मुक्ति पाने का एक तरीका था। लेकिन क्या सचमुच उस मंडल में कोई आत्मा फंसी थी? और क्या यह सिलसिला कभी खत्म होगा? मंडला मर्डर्स का रहस्य सुलझ गया था, लेकिन बैरवा गांव के ऊपर मंडराया हुआ डर का साया पूरी तरह से हटा नहीं था। यह कहानी एक चेतावनी थी कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह से नहीं सुलझते, और कुछ अंधविश्वास इतने गहरे होते हैं कि वे पीढ़ियों तक चलते रहते हैं, खासकर बिहार की उन जमीनों में जहां प्राचीन इतिहास और लोक कथाएं आज भी जीवित हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।